गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिस्ट्री की क्लास में आप सबका स्वागत है। हम कर रहे थे आपका सेकंड चैप्टर वाणिज्यवाद का उदय। वाणिज्यवाद के उदय के कारण हमने कर लिए थे, इसकी विशेषताएं भी कर ली थी। आज हम करेंगे यूरोप में वाणिज्यवाद का प्रसार। वाणिज्यवाद का उदय सबसे पहले यूरोप में हुआ था और यूरोपीय जो देश थे उन्होंने वाणिज्यवाद से संबंधित नीतियां और कानून बनाए ताकि वाणिज्यवाद का अधिक से अधिक प्रसार हो। जिन यूरोपीय देशों ने वाणिज्यवाद से संबंधित कानून बनाए, नीतियां बनाई, उनके बारे में हम आज करेंगे। उनमें सबसे पहले है इंग्लैंड। इंग्लैंड में सबसे पहले ट्यूडर वंश के शासनकाल में वाणिज्यवाद का उदय हुआ था। इसके बाद था ट्यूडर वंश के बाद था स्टुअर्ट वंश और स्टुअर्ट वंश के बाद तीसरा था हैनोवर वंश। स्टुअर्ट वंश में हेनरी सप्तम था जिसने सबसे पहले वाणिज्यवादी नीतियों को अपनाया था। उसने सबसे पहले नो प्रिवेंट अधिनियम पारित किया जिसके अकॉर्डिंग विदेशी व्यापार पर बल दिया गया और विदेशी व्यापार के लिए जो इंग्लैंड के जहाज थे उनके प्रयोग करने पर बल दिया। दूसरा, उसने नए उद्योग थे जैसे रेशम उद्योग था, ऊनी वस्त्र उद्योग था, रस्सी उद्योग था, इन उद्योगों की स्थापना पर बल दिया। इसके अलावा उसने अनुकूल व्यापार संतुलन की नीति अपनाई। अनुकूल व्यापार संतुलन की नीति क्या थी? यानी निर्यात अधिक से अधिक हो और आयात कम से कम हो। तो ये सारी नीतियां अपनाई उसने जिससे इंग्लैंड के व्यापार को बढ़ावा मिला। हेनरी सप्तम था पहला, हेनरी सप्तम। हेनरी सप्तम के बाद थी एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम के काल में सबसे ज्यादा वाणिज्यवाद को प्रोत्साहन मिला। उसके काल में सबसे ज्यादा व्यापारिक कंपनियों की स्थापना की गई। जैसे 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत के साथ व्यापार करती थी। इसके ये जो कंपनियां थी, इन कंपनियों को कुछ निश्चित अधिकार दिए गए जिन्हें चार्टर कहा जाता था। उन्हें एक निश्चित क्षेत्र में व्यापार करने का अधिकार था और उनका टाइम था वो भी निश्चित था कि इतने टाइम तक वो कंपनी है उस देश के साथ व्यापार कर सकती है। बाद में ये टाइम था उसे आगे भी बढ़ा दिया जाता था। इसके अलावा एलिजाबेथ प्रथम ने जो कारीगर होते थे उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की। उसने पूरे देश में बहुत से प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करवाई। तीसरा, उसने जो विदेशी व्यापार था यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर बल दिया और नो प्रिवेंट से संबंधित उसने कुछ नए कानून बनाए। तो बाद में जो विलियम हॉकिंस, ड्रेक जैसे जो अंग्रेज थे उन्होंने इस क्षेत्र में अपना ज़्यादा योगदान दिया। इसके अलावा चौथा पॉइंट था एशिया, अफ्रीका, अमेरिका के जो देश थे जो आर्थिक रूप जो पिछड़े हुए थे उन देशों में इंग्लैंड ने अपने अधिक से अधिक उपनिवेश स्थापित किए। इंग्लैंड ने अपनी सेना को शक्तिशाली बनाया और इस सेना के बल पर इंग्लैंड ने स्पेन को आर्मेडा के युद्ध में हराया क्योंकि स्पेन इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था। तो स्पेन को हराकर इंग्लैंड ने अपनी श्रेष्ठता स्थापित कर दी। इस प्रकार एलिजाबेथ के शासनकाल में व्यापार वाणिज्य का बहुत ज्यादा विकास हुआ। इसके बाद 1649 ईस्वी में गणतंत्र की स्थापना हुई। गणतंत्र की स्थापना 1649
1949 से 1660 तक। गणतंत्र की स्थापना हुई थी 1649 से 1660 ईस्वी तक। इस काल में इंग्लैंड ने स्वीडन, डेनमार्क, पुर्तगाल जैसे देशों के साथ व्यापारिक संधियां की। क्रोमवेल जब प्रधानमंत्री बना तो क्रोमवेल ने अमेरिका के साथ ऐसी नीतियां अपनाई जिसके कारण अमेरिकी व्यापार पर इंग्लैंड का एकाधिकार हो गया। इसके बाद चार्ल्स द्वितीय था या वालपोल थे, उनके टाइम में जो इटली और फ्रांस से विलासिता की वस्तुएं मंगवाई जाती थी उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे उन्होंने भी ऐसी व्यापारिक नीतियां अपनाई जिससे इंग्लैंड को अधिक से अधिक लाभ हो। 1651 में इंग्लैंड में नो परिवहन अधिनियम पारित हुआ। 1651 में नो परिवहन अधिनियम, नो परिवहन अधिनियम, ये जो नो परिवहन अधिनियम था इसके द्वारा यह निश्चित किया गया कि जिस देश में सामान बनता है वो सामान डायरेक्ट इंग्लैंड आए, यानी वो अन्य देशों से होकर इंग्लैंड आए, डायरेक्ट इंग्लैंड आएगा तो वो कम खर्चा उसका पड़ेगा। और दूसरा, जिस देश में सामान बन रहा है या तो उस देश के जहाज़ों के द्वारा वो इंग्लैंड आए या फिर इंग्लैंड के जहाज हैं उनके द्वारा वो इंग्लैंड आए। तीसरा, इसके द्वारा यह निश्चित किया गया कि मछली का जो आयात है वो केवल इंग्लैंड के जहाज़ों से हो। पहले इसके लिए हॉलैंड के जहाज़ों का प्रयोग होता था जिसके कारण ज़्यादातर फायदा हॉलैंड को होता था, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा इंग्लैंड के जो जहाज थे उनसे मछलियों का आयात किया जाने लगा जिससे इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। इसके बाद विलियम और मैरी का शासनकाल था। विलियम और मैरी, विलियम और मैरी का जो शासनकाल था उस काल में उन्होंने पुर्तगाल के साथ एक संधि की जिसे मैथ्यून की संधि कहा जाता है। इस संधि में ये निश्चित किया गया कि पहले शराब जैसे इंग्लैंड फ्रांस से मंगवाता था उस पे प्रतिबंध लगा दिया गया और अब वो फ्रांस की जगह पुर्तगाल से मंगाई जाने लगी। बदले में पुर्तगाल ने अपना उपनिवेश जो अमेरिका में स्थापित था ब्राजील, उसके साथ व्यापार करने की छूट इंग्लैंड को दे दी। अब इंग्लैंड में जो सूती वस्त्र उत्पादित होता था वो ब्राजील में बेचा जाने लगा और बदले में वहाँ से सोना चांदी ब्राजील से इंग्लैंड आने लगा जिससे इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचा। इसके बाद है हैनोवर काल। हैनोवर काल, हैनोवर काल था 1714 से 1789 तक। इस काल में इंग्लैंड ने वस्त्र उद्योग की तरफ सबसे ज्यादा ध्यान दिया क्योंकि ज्यादातर वस्त्र पहले क्या था चीन से भारत से आयात किया जाता था। तो अब इंग्लैंड ने चीन और भारत से जो वस्त्र आयात किया जाता था उस पर प्रतिबंध लगा दिया और उसने इन देशों से कच्चा माल मंगाना शुरू कर दिया और उस कच्चे माल से इंग्लैंड में वस्त्र तैयार किए जाते थे और वो तैयार वस्त्र थे वो अपने उपनिवेशों में बेचे जाते थे। इसके अलावा उसने अमेरिका में भी यही नीति अपनाई। अमेरिका में भी वो वहाँ से कपास इत्यादि जो कच्चा माल होता था वो इंग्लैंड ले आता था और यहाँ से तैयार माल होता था वो अमेरिका में बेचता था। तो ये जो नीतियाँ अपनाई गई थी ये ऐसी नीतियाँ थी जिससे इंग्लैंड को अधिक से अधिक लाभ हो। तो इन नीतियों से इंग्लैंड को तो व्यापारिक लाभ हुआ लेकिन जो उपनिवेश थे उन उपनिवेशों का शोषण हुआ। तो संक्षेप रूप में इंग्लैंड के जो शासक थे उन्होंने ऐसी नीतियां अपनाई जिससे इंग्लैंड के व्यापार और वाणिज्य का अधिक से अधिक विकास हुआ।
लेकिन उपनिवेशों का इससे शोषण हुआ, जिससे बाद में 1776 ईस्वी में अमेरिका ने इंग्लैंड के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। आज हम बस इतना ही करेंगे। फ्रांस में वाणिज्यवाद का प्रसार है, ये